So, hello guys, this is Khan Urfi and this is third part of electric charges and fields. So, let's get started. इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी नेचर का चार्ज अपनी सराउंडिंग में जो फील्ड क्रिएट करता है, जिस फील्ड के अंदर अगर हम किसी दूसरे चार्ज को एंटर कराते हैं तो उस चार्ज पे फोर्स एक्ट होता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। उसी फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट डिफाइन कैसे हुआ, इसको इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर हम एक पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू ओरिजिन पे प्लेस कर दें इन वैक्यूम एंड देन कैपिटल क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे एक स्मॉल क्यू चार्ज लेके आएँ, देन हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि एज़ पर कूलम्स लॉ कैपिटल क्यू चार्ज उस स्मॉल क्यू चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेगा एंड उसको रिपेल करेगा। एंड देन अगर हम उस स्मॉल क्यू चार्ज को वापस रिमूव कर लें देन वो कैपिटल क्यू चार्ज वहाँ पर कुछ अप्लाई नहीं करेगा। सो इट मीन्स जब हम स्मॉल क्यू चार्ज लेके आते हैं तो वो कैपिटल क्यू चार्ज से फोर्स अप्लाई करने लगता है, इस मीन्स वहाँ पर फोर्स आ गया। एंड जब हम उस स्मॉल क्यू चार्ज को हटा देते हैं तो वहाँ पर कुछ नहीं रहता है। तो क्या जब हम चार्ज लेके आ रहे हैं तो एकदम से कुछ आया जा रहा है एंड जब हम चार्ज हटाए दे रहे हैं तो वहाँ से कोई चीज़ गायब हुई जा रही है। इन्हीं कंडीशंस को समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट डिफाइन किया गया। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी नेचर का चार्ज अपनी सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट करता है एंड अगर उस फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज एंटर करता है देन वो चार्ज उस चार्ज पे फोर्स अप्लाई करता है एज पर कूलम्स लॉ। इसीलिए जब हम स्मॉल क्यू चार्ज को कैपिटल क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे लाते हैं, उसकी फील्ड के अंदर लाते हैं, तो वो कैपिटल क्यू चार्ज उस पर फोर्स अप्लाई करता है एंड जब हम स्मॉल क्यू चार्ज को वापस रिमूव कर देते हैं देन वहाँ पर वो उस फील्ड से बाहर निकल गया, तो वो कैपिटल क्यू चार्ज उस स्मॉल क्यू चार्ज पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता। नाउ क्यू चार्ज आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, वेयर Q इज़ द सोर्स चार्ज जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट्स वेक्टर फॉर्म इज E वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, where r cap is a unit vector and defines the direction of electric field। हम r cap इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर देते हैं जिससे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड वैल्यू ऑफ r cap is equals to r vector अपॉन मॉड ऑफ r vector which is also equals to r vector अपॉन r, क्योंकि हम मॉड ऑफ r vector को r भी लिख सकते हैं। एंड यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है जब हम आर कैप को इसके मल्टीप्लिकेशन में रखते हैं। ये सिर्फ उसकी डायरेक्शन को डिफाइन करता है एंड उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करता है। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड्स होती है। इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज की रेडियस की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलती है पॉजिटिव चार्ज के लिए। सो हम आर कैप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रेडियली आउटवर्ड्स डायरेक्शन में ही डिफाइन कर देते हैं। सो इससे हमें पता चल जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड्स है। एंड इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो रेडियली इनवर्ड्स होती है। इट मीन्स नेगेटिव चार्ज की रेडियस की डायरेक्शन में अंदर की तरफ आती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती थी, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज। नाउ अगर हम कैपिटल क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे एक स्मॉल क्यू चार्ज लाके प्लेस कर देते हैं, इट मीन्स कैपिटल क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में एक स्मॉल क्यू चार्ज लेके आते हैं, देन ये कैपिटल क्यू चार्ज उस स्मॉल क्यू चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेगा, जिस फोर्स की वैल्यू होगी एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। क्योंकि कैपिटल क्यू चार्ज स्मॉल क्यू पे फोर्स ऑफ रिपल्जन लगा रहा है इसलिए आर कैप की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है। अब उस आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये होगी E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। सो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में स्मॉल q से मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे फोर्स की वैल्यू ही आ जाती है। तो स्मॉल q इंटू E इज इक्वल्स टू F। सो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला आता है E is equals to F upon Q which is also equals to 1/4 pi epsilon naught Q upon R square R cap। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के इसी फॉर्मूले से इसकी यूनिट भी आती है
इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इसका फॉर्मूला है F/Q। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की ये यूनिट कहाँ से आई, ये हमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के EMI चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। सो अभी इतना याद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 यूनिट होती हैं, एक न्यूटन पर कूलम एंड एक वोल्ट पर मीटर। सो जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होता है उस चार्ज को हम लोग सोर्स चार्ज बोलते हैं। यहाँ पर सोर्स चार्ज है हमारा Q, एंड कोई स्मॉल चार्ज जो किसी दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है उसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं। यहाँ पर हमारा टेस्ट चार्ज है q। अब वेक्टर फॉर्म में जब भी हम लोग Q या q की वैल्यूज़ पुट करते हैं, उनकी वैल्यूज़ हम प्रॉपर साइन के साथ पुट करते हैं। इन वेक्टर फॉर्म Q एंड Q0 पुट विद प्रॉपर साइन। न्यूटन में टेस्ट चार्ज को Q0 से डिनोट किया जाता है, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं q या Q0। सोर्स चार्ज अपनी पोजीशन पे ही रहता है, हम सोर्स चार्ज को कभी भी मूव नहीं करा सकते। जब हम सोर्स चार्ज के पास एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं तो वो टेस्ट चार्ज भी उस सोर्स चार्ज पे फोर्स लगाता है एंड उस सोर्स चार्ज को मूव कराने की कोशिश करता है। बट हमें तो सोर्स चार्ज की पोजीशन को चेंज नहीं करना है, तो इसी डिफ़िकल्टी से बचने के लिए हम टेस्ट चार्ज को नेग्लिजिबली स्मॉल लेते हैं। अब जब टेस्ट चार्ज नेग्लिजिबली स्मॉल है तो वो सोर्स चार्ज को मूव नहीं करा पाएगा, इट्स मीन्स सोर्स चार्ज की पोजीशन को चेंज नहीं कर पाएगा। नाउ जो सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट होती है। इट मीन्स जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड Q चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है वो q चार्ज की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती है, बिकॉज F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q। जो भी उन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स एक्ट हो रहा होता है वो टेस्ट चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो अगर टेस्ट चार्ज डबल हो रहा है हमारा तो हमारा फोर्स भी डबल हो जाएगा। तो जो रेशो होगा F/Q का रेशो, अगर चार्ज की वैल्यू डबल हो गई तो फोर्स भी डबल हो गया, देन जो हमारा रेशो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। 2F/2Q इज ऑल्सो इक्वल्स टू F/Q। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो चेंज नहीं होगी, इसीलिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ q। बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q इज़ डिपेंडेंट ऑन R। जो सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज के बीच की डिस्टेंस R पे डिपेंड करती है। हम फॉर्मूले में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/R²। इसी के फॉर्मूले में ही R आ रहा है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड R पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड्स होती है। Q इज़ ग्रेटर देन 0, Q की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, इट मीन्स पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होती है। एंड फॉर Q लेसर देन 0, Q की वैल्यू अगर 0 से कम है इट मीन्स वो चार्ज नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड्स होती है। अब कोई भी पॉइंट चार्ज अपनी सराउंडिंग में हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सो अगर हम किसी भी डायरेक्शन में r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें तो वो सेम ही आएगी। सो इट मीन्स इट हैज़ अ स्फेरिकल सिमेट्री। सो किसी भी पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो हर डायरेक्शन में सेम ही होगा। किसी भी पॉइंट पे अगर हम चेक कर लें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, बस डायरेक्शन डिफरेंस है। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। किसी एक चार्ज पे मल्टीपल चार्जेस के थ्रू अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करना होता था तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज़ करते थे। सिमिलरली अगर किसी पॉइंट P पे हमें मल्टीपल चार्जेस के थ्रू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, सो यहाँ पर भी हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी पॉइंट P पे मल्टीपल चार्जेस के थ्रू, मल्टीपल फोर्स चार्जेस के थ्रू जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इन सारे चार्जेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी उसका वेक्टर सम होगी। सो पॉइंट P पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी E नेट इज इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1/R1p² R1p कैप। R1p इज़ द डिस्टेंस बिटवीन Q1 चार्ज एंड पॉइंट P, एंड इसी की डायरेक्शन में हमने एक R कैप यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दिया जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा है। सिमिलरली E2 की वैल्यू होगी 1/4πε0 Q2/R2p² R2p कैप। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी सिस्टम में n नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो उन n नंबर ऑफ चार्जेस के थ्रू एक P पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E नेट इज इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर डैश En वेक्टर। इस इक्वेशन में अगर हम लोग E1, E2, En सबकी वैल्यूज़ पुट करें
तो हमारी ई नेट की वैल्यू आएगी 1/4πε0 Q1/R1p² R1p कैप प्लस 1/4πε0 Q2/R2p² R2p कैप प्लस डैश 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 1/4πε0 Qn/Rnp² RnP कैप। सो हम ये इस इक्वेशन में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक सेम टर्म एक सेम पैटर्न में ऐड हो रहा है, तो हम इसको यहाँ पर सिग्मा का यूज़ कर सकते हैं। हम इसको ये भी लिख सकते हैं ई नेट इज इक्वल्स टू 1/4πε0 सिग्मा n वेयर i इज इक्वल्स टू 1 Q1/RIp² RIP कैप। सो यहाँ पर हम जो Q की वैल्यू डालेंगे i से 1 से स्टार्ट करेंगे। इट मीन्स Q1 हो सकता है, Q2 हो सकती है, Q3 हो सकती है, Q4 हो सकती है, एंड ये i की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, सिग्मा के ऊपर हमने लिखा है n, तो i की वैल्यू n तक जा सकती है। सो यहाँ पर Qn/Rnp² RnP कैप तक ये वैल्यू जा सकती है। सो हम अपनी इक्वेशन को शॉर्ट करने के लिए इस तरह से भी लिख सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिजिकल सिग्निफिकेंस मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंपॉर्टेंस क्या है। ऑल वी नो कि किन्हीं दो चार्जेस के बीच में या फिर मल्टीपल चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्ट होता है उसे हम कूलम्स लॉ या फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की नीड क्या है। वैसे फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है वो कन्वीनियंट है बट इतना नेसेसरी नहीं है। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना भी किन्हीं भी दो चार्जेस या फिर मल्टीपल चार्जेस के थ्रू एक चार्ज पे फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये बताने में हेल्प करती है कि किसी पॉइंट पे अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस कर दें तो उस पॉइंट पे उस पर कितना फोर्स एक्ट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। फील्ड एक क्वांटिटी होती है जो स्पेस में हर जगह एग्जिस्ट करती है एंड किसी भी पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती है। सो ये इलेक्ट्रिक चार्ज से थ्रू प्रोड्यूस होती है, इसलिए हमको इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ट्रू इंपॉर्टेंस है वो हमें बियॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखने को मिलती है जब हम टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना के साथ डील करते हैं। सपोज Q1 एंड Q2 दो डिस्टेंट चार्जेस एक्सेलरेटेड मोशन कर रहे हैं। सो नाउ जो ग्रेटेस्ट स्पीड होगी, जिस स्पीड पे एक चार्ज से दूसरे चार्ज की तरफ सिग्नल्स ट्रांसफ़र होते रहें, वो स्पीड होगी हमारी स्पीड ऑफ लाइट। सो इन दिस केस अगर Q1 चार्ज के मोशन में कोई चेंज आता है तो जो उसका इफेक्ट होगा वो Q2 चार्ज पे एकदम इंस्टेंटेनियसली हमको देखने को नहीं मिलेगा, उसमें थोड़ा टाइम डिले होगा बिकॉज ये दोनों चार्ज ही बहुत मैक्सिमम स्पीड पे ट्रैवल कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं। सो इस केस में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बहुत हेल्पफुल होती है, स्पेशली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। सो इन केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत यूज़फुल होती है। फर्स्टली फैराडे ने कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड को इंट्रोड्यूस किया था एंड इज़ नाउ बिकम द सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स। So our next point is example 1.8 of NCERT. According to question, फिगर A में दो अपोजिटिवली चार्ज्ड प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड है, जिन प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है 1.5 सेंटीमीटर एंड वो दोनों प्लेट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ प्रोड्यूस कर रही हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। सो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन को फॉल होने में कितना टाइम लगेगा। नाउ सॉल्यूशन ऑफ फिगर ए। ऑल वी नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है। सो यहाँ पर नीचे वाली हमारी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है एंड ऊपर वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी एंड जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, इसलिए वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। इट मीन्स उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। अब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब फोर्स एक्ट होता है तो उस फोर्स की वैल्यू होती है F = Q × E एंड यहाँ पे हमारा टेस्ट चार्ज है इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड होता है E। सो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स एक्ट हो रहा होगा उस फोर्स की वैल्यू हो जाएगी F = एलिमेंट्री चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। सो इलेक्ट्रॉन पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा, इट मीन्स उसमें कुछ एक्सेलरेशन होगा बिकॉज जब भी किसी पे फोर्स एक्ट होता है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन होता है। तो उस एक्सेलरेशन की वैल्यू हम F = ma के फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। सो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन F/m आएगा एंड हमने F की वैल्यू अभी कैलकुलेट करी है एलिमेंट्री चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो जो इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उस एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी A = एलिमेंट्री चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो उस इलेक्ट्रॉन को फॉल होके पॉजिटिवली चार्ज प्लेट तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा हमें वो कैलकुलेट करना था।
सो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बट यहाँ तो हमारे पास ना ही स्पीड है एंड ना ही डिस्टेंस है, तो हम यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस होती हैं, जिसमें से हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, बिकॉज फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में v आता है विच इज़ फाइनल वेलोसिटी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एंड थर्ड होती है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन दोनों इक्वेशंस में ही v आ रहा है विच इज़ फाइनल वेलोसिटी, एंड यहाँ पर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है, सो इसलिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे विच इज़ s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे फॉल हो रहा है, एक हाइट कवर कर रहा है, सो हम यहाँ जो डिस्टेंस कवर हो रही है s को h लेट कर लेते हैं, एंड हमारा इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे फॉल हो रहा है, सो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी u वो 0 थी, बिकॉज जैसे ही उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट हुई तभी उसने फॉल होना स्टार्ट किया, उससे पहले तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। जब हम इन वैल्यूज़ को अपनी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करेंगे, सो हमारी इक्वेशन आएगी h इज इक्वल्स टू 0 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देन हम इसको इवेल्युएट करके टाइम निकालेंगे, तो हमारा टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन आएगा t इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2h अपॉन a, एंड हमने अभी एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करी थी विच इज़ a इज इक्वल्स टू एलिमेंट्री चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, सो हमारे टाइम की वैल्यू आएगी अंडर रूट 2h me अपॉन एलिमेंट्री चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड वी नो डैट कि एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें गिवन है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। एंड जो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है विच इज़ h, उसकी वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सो मीटर में इसकी वैल्यू आएगी 1.5 × 10⁻² मीटर। जब इन सारी वैल्यूज़ को हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन इन फॉलिंग कैलकुलेट होकर आएगा t = 2.9 × 10⁻⁹ सेकेंड्स। नाउ इन फिगर बी, यहाँ भी दो अपोजिटिवली चार्ज प्लेट्स हैं जिनके बीच में एक प्रोटॉन प्लेस्ड है। सो अब इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी। एंड क्योंकि प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है सो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। सो इस पर भी फोर्स जो एक्ट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, जिस फोर्स की वैल्यू सेम होगी F = एलिमेंट्री चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड क्वेश्चन हमको ये बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं की गई है। सो हम E की जगह E ही पुट करेंगे। सो हम जब टाइम टेकन बाय प्रोटॉन कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू भी यही आएगी, t = √2h mp अपॉन एलिमेंट्री चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। बस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह मास ऑफ प्रोटॉन पुट कर देंगे। सो हम सारी वैल्यूज़ को वापस से पुट करेंगे, बस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह मास ऑफ प्रोटॉन पुट करेंगे तो हमारा टाइम टेकन बाय प्रोटॉन आएगा t = 1.3 × 10⁻⁷ सेकेंड्स। सो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि टाइम टेकन बाय प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के टाइम टेकिंग से ज़्यादा है, बिकॉज प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, इसलिए प्रोटॉन फॉल होने में ज़्यादा टाइम लेगा। इस एग्जाम्पल में जो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है हमने उसको इग्नोर करते हुए अपना सॉल्यूशन करा है, बिकॉज अगर हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करें A = एलिमेंट्री चार्ज इंटू E अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, हमारे एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 1.9 × 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज़ वेरी ग्रेटर देन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए हमने इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को यहाँ पर इग्नोर कर दिया। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जाम्पल 1.9 ऑफ NCERT। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दो पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 इक्वल मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट नेचर के 0.1 मीटर डिस्टेंस से सेपरेट करके प्लेस किए गए। सो अब क्वेश्चन हमसे पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने को कह रहा है। नाउ सॉल्यूशन, पहले हम पॉइंट A पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। सो पॉइंट A पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो Q1 चार्ज एंड Q2 चार्ज, इन्हीं दोनों चार्जेस की वजह से होगी। तो हमें इन्हीं दोनों चार्जेस से प्रोड्यूस होने वाली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट A पे कैलकुलेट करनी है। पॉइंट A पे कैलकुलेट करनी है, सो पॉइंट A की हम Q1 चार्ज से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अब फिगर में हमें पॉइंट A की Q1 चार्ज से डिस्टेंस गिवन है एंड पॉइंट A की Q2 चार्ज से डिस्टेंस भी गिवन है, विच इज़ 0.05 मीटर। सो हमारी R की वैल्यू हो गई 0.05 मीटर। सो Q1 चार्ज पॉइंट A पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम लोग E1A बोल रहे हैं। सो उसका मैग्नीट्यूड होगा 1/4πε0 Q1 अपॉन R²। एंड Q2 चार्ज पॉइंट A पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है उसका मैग्नीट्यूड होगा
1/4 Q2/r²। दोनों की r की वैल्यू सेम है एंड दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पे दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं उन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा एंड इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम होगी बिकॉज जो Q1 चार्ज है वो पॉजिटिव है। सो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो अवे फ्रॉम चार्ज करेगा, इट मीन्स टूवर्ड्स Q2 चार्ज। एंड Q2 चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसकी डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स Q2 चार्ज बिकॉज वो नेगेटिव चार्ज है जो, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्स होगी टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगी। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, इसलिए जो पॉइंट ए पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड कर देंगे। सो पॉइंट ए पे हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी EA इज इक्वल्स टू E1A प्लस E2A विच इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू E। अब हम E की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। हमने E1A एंड E2A दोनों बराबर हैं इसलिए इन दोनों के मैग्नीट्यूड को E के बराबर मान लिया है। सो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 2E एंड E की वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे सारी वैल्यूज पुट करने के बाद तो हमारा आंसर आएगा 3.6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन हमारी पॉइंट ए पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू होगी 7.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम हुज डायरेक्शन इज टुवर्ड्स राइट बिकॉज जब दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में जा रही हैं तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भी राइट में ही होगी। अब हमें पॉइंट बी पे दोनों चार्जेस के थ्रू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। सो पॉइंट बी की Q1 चार्ज से डिस्टेंस है 0.05 मीटर। सो Q1 चार्ज के केस में जो हमारी R की वैल्यू होगी वो होगी 0.05 मीटर एंड इन केस ऑफ Q2 चार्ज पॉइंट बी से 0.15 मीटर डिस्टेंस से सेपरेट है, इट मीन्स इसकी R डैश की वैल्यू होगी 0.15 मीटर जो कि 3 टाइम्स है 0.05 मीटर की। सो हम जो Q2 चार्ज की पॉइंट बी से डिस्टेंस है उसको 3R लिख सकते हैं बिकॉज ये R की 3 टाइम्स है। सो Q1 चार्ज पॉइंट बी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसकी वैल्यू होगी 1/4 Q1/r² एंड Q2 चार्ज पॉइंट बी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसकी वैल्यू होगी 1/4 Q2/3R का होल स्क्वायर बिकॉज Q2 चार्ज से जो पॉइंट बी की डिस्टेंस है वो 3R है। नाउ पॉइंट बी पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दोनों चार्जेस के थ्रू वो इन दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड को सब्ट्रैक्ट करके आएगी बिकॉज पॉजिटिव चार्ज जो पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट होगी एंड नेगेटिव चार्ज जो पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट होगी। सो जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो हम वहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे। सो ई नेट की वैल्यू होगी E1B माइनस E2B एंड जब हम इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे सो हमारी E1B आएगी 3.6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम एंड हमारी E2B की वैल्यू आएगी 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। सो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट बी पे आएगी 3.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम क्योंकि Q1 चार्ज पॉइंट बी के क्लोज है। सो जो Q1 चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है पॉइंट बी पे वो स्ट्रॉन्ग होगी देन Q2 चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड से बिकॉज दूर जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाती है तो Q1 चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट बी पे ज़्यादा होगी, इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट होगी। नाउ हमें पॉइंट सी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। सो पॉइंट सी Q1 चार्ज से 0.1 मीटर से सेपरेट है एंड पॉइंट सी Q2 चार्ज से 0.1 मीटर डिस्टेंस सेपरेट है। तो दोनों ही केसेस में हमारे R की वैल्यू सेम है, बट इस केस में ना तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन अपोजिट है ना ही सेम है, इसलिए हम यहाँ पर दो वेक्टर्स को रिजॉल्व करके रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे बिकॉज जो Q1 चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा पॉइंट सी पे वो अवे फ्रॉम Q1 चार्ज होगी इन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ Q1 चार्ज विथ C एंड जो Q2 चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो टुवर्ड्स Q2 चार्ज होगी इन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ Q2 चार्ज विथ C। सो इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच से जाएगा विच इज़ टुवर्ड्स राइट। तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं R इज इक्वल्स टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा वेयर ab आर द वेक्टर्स। सो Q1 चार्ज जो C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसका मैग्नीट्यूड होगा 1/4 Q1/r² एंड R की वैल्यू है 0.1 मीटर
एंड Q2 चार्ज पॉइंट सी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसकी वैल्यू भी सेम होगी, बिकॉज Q2 एंड Q1 का मैग्नीट्यूड सेम है एंड दोनों की बीच की डिस्टेंस पॉइंट सी से वो भी सेम है। सो हम रिजल्टेंट के फॉर्मूले में ए बी की जगह पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का मैग्नीट्यूड पुट कर देंगे एंड वी नो डैट कि थीटा इज़ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स एंड इस केस में हमारी थीटा की वैल्यू होगी 120 डिग्री, बिकॉज हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा ट्रायंगल है उसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। दो साइड्स तो 0.1 मीटर 0.1 मीटर है एंड तीसरी साइड जो है जो कि Q1 एंड Q2 चार्ज की बीच की डिस्टेंस है वो भी तो हमें गिवन है 0.1 मीटर। सो ये तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल है, इट्स मीन्स कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है एंड इसका हर एंगल 60 डिग्री होगा। एंड वी नो डैट कि जब हम ट्रायंगल के किसी दो एडजेसेंट एंगल्स का सम करते हैं तो वो उसके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 + 60 विच इज़ इक्वल्स टू 120 डिग्री बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एंड पहले cos 120 डिग्री की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। cos 120 डिग्री को हम cos 90 + 30 डिग्री लिख सकते हैं एंड 90 के केस में रेशियोज चेंज होते हैं, तो ये हो जाएगा साइन एंड 90 + थीटा, इट मीन्स हम सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो वहाँ पर हमारा cos नेगेटिव होता है, तो हमारी इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी -sin 30 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू -1/2। तो ये वैल्यू हम जब अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारी पॉइंट सी पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसकी वैल्यू होगी 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम एंड इसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स राइट, बिकॉज किन्हीं भी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट उनके बीच से जाता है एंड ये बेस लाइन के पैरेलल है इसलिए इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वी हैव स्टडीड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्टोरिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमें उसकी डायरेक्शन पता चल जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता चल जाता है कि उसकी कहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा है कहाँ पर कम है। फॉर एग्जांपल जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होता है एंड जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर जाने पे सेपरेट होती जाती हैं, इट मीन्स वहाँ पर डेंसिटी कम हो जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वहाँ पर कम होता है। एंड इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड्स होती हैं, वो चार्ज की रेडियस की डायरेक्शन में ही बाहर की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। एंड इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो रेडियली इनवर्ट्स होती है, चार्ज की रेडियस की डायरेक्शन में ही अंदर की तरफ। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है। बट ये फिगर तो 2D प्लेन में बना हुआ है एंड हम तो 3 डायमेंशन में रहते हैं, तो 3 डायमेंशन में भी अगर कोई चार्ज है तो वो अपनी सराउंडिंग में हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा। इस केस में भी चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है एंड चार्ज से दूर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वीक होती जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम चार्ज के पास एक स्मॉल एरिया ले लें एंड उतना ही एरिया चार्ज से थोड़ी डिस्टेंस पे ले लें, सो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो चार्ज के पास हमने एरिया लिया है उसके थ्रू ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं इन कंपैरिजन टू उस एरिया के जो हमने चार्ज से दूर लिया है। सो इससे भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है एंड जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता जाता है। नाउ पॉजिटिव चार्ज की लाइंस ऐसे होती हैं, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होती हैं। अगर हम दो पॉजिटिव चार्ज को स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट करके प्लेस कर देते हैं तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से होंगी, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो कर रही हैं कि इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्जन लग रहा है। सो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी रिपल्जन को रिप्रेजेंट कर रही हैं एंड पेंट हुई जा रही हैं। नाउ अगर हम एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव चार्ज प्लेस कर देते हैं तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं। फील्ड लाइंस की ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। इफ़ देयर इज़ अ सिंगल चार्ज सो इट एंड एट इन्फिनिटी। अगर कोई सिंगल चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इन्फिनिटी पे एंड होंगी। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, बिकॉज अगर वो ऐसा होता दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की दो डायरेक्शन हो जाती, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन बताने का ही काम करती हैं। एंड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट करें किसी पॉइंट पे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। एंड एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह होती हैं। सो हेयर आर थर्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड्स। NCERT एंड न्यूटन के न्यूमेरिकल्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है एंड प्रीवियस लेक्चर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
So see you guys in the next part of electric charges and fields, in which we study electric dipole and torque.